मेरा नाम फिज़ा है और आज मेरे साथी श्याम सुंदर मेरे साथ मौजूद हैं। उन्होंने हाल ही में असम का दौरा किया है। कल यानी 22 सितंबर को असम में बीटीसी यानी बोडोलैंड के चुनाव हुए हैं। श्याम जी करीब 10 दिन बोडोलैंड में घूमे हैं। आज हम उनसे चर्चा करना चाहते हैं कि इस चुनाव में कौन जीतेगा और किसकी सरकार बोडोलैंड में बन सकती है। सर, आप अभी असम से लौटे हैं, तो आपको क्या लगता है कि असम के लोग किसको ज़्यादा चर्चा में लाना चाहते हैं और वहाँ पे मतलब क्या चल रहा है चुनाव से रिलेटेड? देखिए, आसाम का जो बोडोलैंड है, जैसा आपने बताया कि बीटीसी यानी बोडोलैंड यानी कि बोडो टेरिटोरियल काउंसिल, ये जो संविधान की अनुसूची 6 है, शेड्यूल 6 जिसको कहा जाता है, उसमें स्पेशल प्रोविज़न के तहत जो बोडोलैंड का इलाका है, 5 ज़िले हैं आसाम के, जिसमें बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल यानी कि एक जो ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जिसको कहा जाता है, वो शेड्यूल 6 के तहत गठित होती है और उसका चुनाव 22 सितंबर को हुआ, जैसा आपने बताया। और अगर मैं कहूँ कि किस तरह के मुद्दे थे, किस तरह का माहौल था, तो जिस तरह के विधानसभा के चुनाव होते हैं या लोकसभा के चुनाव होते हैं, उसी से मिलता जुलता चुनाव प्रचार वहाँ भी देखने को मिलता है। और लेकिन एक जो थोड़ी सी अलग चीज़ जिसको आप कह सकते हैं कि इस बार चुनाव प्रचार थोड़ा बड़े स्तर पर था। जैसे जो बोडो पीपल्स फ्रंट के नेता हैं हग्रामा मोहिलारी, उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया, जो कि 5 ही ज़िले हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। और उसके बाद जो यूपीपीएल के नेता हैं प्रमोद बोरो, जो चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर यानी कि मुख्यमंत्री, आप उसको वहाँ का कह सकते हैं, बोडोलैंड का मुख्य कार्यकारी सदस्य उनको कहा जाता है, CEM कहा जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री से उनकी तुलना कर सकते हैं, वही पावर्स उनके पास होती हैं। तो फिर उनके देखा देखी प्रमोद बोरो ने भी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया, तो चुनाव थोड़ा सा बड़े स्तर पर पहुंच गया, एक चुनाव प्रचार कहना चाहिए। उसके अलावा बीजेपी भी वहाँ चुनाव लड़ रही है, जो यूपीपीएल के साथ सत्ता में थी, लेकिन वो अलग चुनाव लड़ रही है, और कांग्रेस भी वहाँ पर चुनाव लड़ रही है। तो लेकिन इन दोनों ही जो राष्ट्रीय दल हैं, एक सत्ताधारी दल है दिल्ली में और असम में, और कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है लोकसभा में और राज्यसभा में, इन दोनों की कोई बहुत खास प्रेजेंस चुनाव प्रचार में नज़र नहीं आती है। इस बार लोगों की प्रमुख प्राथमिकता क्या रही है, जैसे विकास, बेरोजगारी या कोई नई खास मांग? देखिए, नई खास मांग तो कोई नहीं है और ना ही कोई नया प्रॉमिस किया गया है दोनों ही जो मुख्य पार्टियां हैं उनकी तरफ से, या जो राष्ट्रीय दल हैं कांग्रेस या बीजेपी। पुरानी ही बातें हैं, लेकिन ये है कि जैसे यूपीपीएल ने कहा है कि जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जो स्वयं सहायता समूह हैं, जिनके थ्रू महिलाएं सशक्त होती हैं, उनका एम्पावरमेंट होता है, उसका दायरा बढ़ाया जाएगा और वो उसमें लाखों महिलाओं को उसका फ़ायदा होगा। उसी तरह से उन्होंने ये कहा है कि जो लैंड राइट्स हैं, ख़ास तौर पे जो बंगाली हैं या जो चाय बागानों में काम करने वाली जनजातियों के लोग हैं, जो आदिवासी हैं, जिनको अभी तक शेड्यूल ट्राइब का दर्जा नहीं मिला है, उनको लैंड राइट्स भी नहीं मिले हैं, तो सबको लैंड राइट्स यानी कि ज़मीन के पट्टे देने का वादा किया गया है, और ये दोनों पार्टियों की तरफ से किया गया है। उसके अलावा जो यूजुअल जो सड़क, बिजली, पानी के जो मुद्दे हैं उन पर बात हुई है। तो कोई ऐसा मुझे नहीं नज़र आया कि कोई एक केंद्रीय मुद्दा बन रहा है, कोई ऐसा मुद्दा जिस पर चुनाव डिसाइड हो जाएगा, ऐसा हमें समझ में नहीं आया। मोटे तौर पे मिला जुला मुझे लगा कि मिले जुले मुद्दे हैं। जैसे अगर आप चाय बागानों में जाएंगे तो उनके लिए लैंड राइट और उनकी जो पहचान है, उनको जो सर्टिफिकेट मिलते हैं, न सिर्फ ये कि उन्हें शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, बल्कि उन्हें टी ट्राइब लिखा जाता है। उन्हें जब कास्ट सर्टिफिकेट मिलता है, उनको वहाँ ओबीसी में रखा गया है, तो उसमें उरांव, मुंडा, खड़िया ये नहीं लिखा जाता है।
हो ट्राइब का नहीं लिखा जाता है, बल्कि उसमें टी ट्राइब लिखा जाता है। और उससे जो वहाँ के जो लोग हैं, जो आदिवासी समुदाय हैं, वो काफ़ी नाराज़ हैं। तो उनके लिए ये बड़ा मुद्दा है। मैंने बताया लैंड राइट का मुद्दा है, तो उनके लिए ये एक बड़ा मुद्दा है। जो बंगाली समुदाय हैं उनके लिए भी लैंड राइट बड़ा मुद्दा है। जो और नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं उनके लिए पीस यानी शांति बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उन्हें वहाँ पर अगर अपना बिजनेस चलाना है तो उसके लिए पीस यानी कि शांति होना वहाँ बहुत ज़रूरी है। तो अलग अलग तबकों के लिए अलग अलग मुद्दे हैं जो मैटर करेंगे। और जब नेता भी जाते हैं चुनाव प्रचार में तो वो अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग तरह की बात करते हैं। अगर वो राभा डोमिनेटेड एरिया में है, या वो चाय बागानों में हैं, या फिर वो शहर में बंगाली आबादी जहाँ ज़्यादा है वहाँ पर हैं, तो उसी हिसाब से वो अपने भाषणों में मुद्दों को उठाते हैं। इस बार कौन सी पार्टी ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रही है और लोगों पर भी उसका प्रभाव पड़ रहा है? ऐसी कौन सी पार्टी है? हाँ, ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, लेकिन हमने जो देखा दोनों नेताओं के जनसभाओं में हम लोग गए और हमने उनसे बात भी करने की कोशिश की। प्रमोद बोरो से ऑन कैमरा हमारी बात हुई, हग्रामा मोहिलारी से ऑफ कैमरा हमारी बात हुई। लेकिन हग्रामा मोहिलारी के लिए उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो मुझे काफ़ी पॉजिटिव लगी। प्रमोद बोरो को एक इस तरह के नेता के तौर पे देखा जाता है जो काफ़ी विनम्र स्वभाव के हैं, जो काफ़ी शांति प्रिय हैं, जो जिसे कहते हैं कि वो इंटेलेक्चुअल्स और जो रंगकर्मी हैं, या जो कुल मिला के यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स हैं, उनमें उनका उठना बैठना है और उस तरफ उनका झुकाव रहता है। लेकिन चुनाव में कई बार आक्रामकता भी काम आती है। तो जो मोहिलारी हैं, हग्रामा मोहिलारी जो बोडो पीपल्स फ्रंट के, उनकी सभाएं ज़्यादा बड़ी होती हुई मुझे नज़र आई। और वो शुरू ही यहाँ से करते हैं कि बोडो पीपल्स फ्रंट चुनाव जीत गई है और आपको गलती नहीं करनी चाहिए। इस तरह से वो अपनी चुनाव सभाओं में लोगों को संबोधित करते थे। जबकि प्रमोद बोरो हैं जिन्होंने 5 साल सरकार चलाई, वो अपनी उपलब्धियां गिनवाते हैं और वो ये वादा करते हैं कि आने वाले समय में वो और भी काम करेंगे। लेकिन जब हमारी वहाँ लोगों से बात हुई, जो आपने कहा कि किस नेता से ज़्यादा प्रभावित लोग नज़र आते हैं या कौन से मुद्दों से ज़्यादा प्रभावित लोग नज़र आते हैं, तो उस मामले में प्रमोद बोरो के बारे में लोग ये बोलते हैं कि जो उन्होंने जो किया है वो सॉफ्ट डेवलपमेंट है। उन्होंने जैसे कल्चरल फ्रंट पे काम किया, उन्होंने जो बोडो प्रोडक्ट्स हैं उनको जीआई टैग दिलवाने के लिए काम किया। वहाँ का जो खाना है, वहाँ की जो जड़ी बूटियाँ हैं या हर्ब्स हैं या उनकी टेक्सटाइल है या उनका रेशम है, उसको जीआई टैग दिलवाने के लिए उन्होंने काम किया। इसके अलावा उन्होंने कमेटी बनाई जो हैप्पीनेस के उनके लोग कैसे खुश रहें, उस पर उन्होंने कमेटी बनाई। और इस तरह से बहुत सारी, जब आप बोडोलैंड यूनिवर्सिटी में जाते हैं और वहाँ टीचर्स के साथ, प्रोफेसर्स के साथ मिलते हैं, तो वहाँ लोग प्रमोद बोरो की तारीफ़ करते हैं। लेकिन जैसे ही आप ग्रामीण इलाकों में जाते हैं या चाय बागानों में जाते हैं, वहाँ पर आपको हग्रामा मोहिलारी की तारीफ़ सुनने के लिए मिलती है। और वो ये कहते हैं कि हग्रामा मोहिलारी और प्रमोद बोरो में जो बेसिक फ़र्क वो बताते हैं कि हग्रामा जो हैं वो डिसाइसिव हैं, वो फैसला लेते हैं। और प्रमोद बोरो के बारे में जो पॉजिटिव बात लोग बताते हैं कि वो शांति प्रिय है, वो एक्सेसिबल है, आसानी से लोगों से मिलते हैं, वो आक्रामक नहीं है, इसलिए लोग उनसे डरते नहीं हैं। लेकिन प्रमोद बोरो की एक जो सबसे बड़ी कमी लोग बताते हैं जहाँ भी हमारी बात हुई, कि वो कई ऐसे लोगों से घिर गए, उनके चारों तरफ ऐसे लोगों का दायरा बन गया जिन्होंने आम लोगों को प्रमोद बोरो से दूर कर दिया। और प्रमोद बोरो उनके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते थे, इसलिए प्रमोद बोरो से बहुत सारे लोग नाराज़ भी नज़र आए कि उन्होंने ऐसे लोगों को अपने आसपास रख लिया जो ज़मीन से जुड़े हुए नहीं हैं।
और इसका उन्हें शायद नुकसान हो सकता है, ऐसा हमें कई लोगों ने बोला। सर, असम एक ऐसा इलाका है जहाँ पे अलग अलग समुदाय और समूह के लोग रहते हैं और इसके अलावा भी वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे लोग रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कौन से समूह से ज़्यादा वोटर्स आएंगे? देखिए, अब तो चुनाव हो चुका है, तो उसके जब आंकड़े आएंगे तो सारे आंकड़े सामने होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह का वोटिंग परसेंटेज आया, कई इलाकों में तो 80% से भी ज़्यादा वोटिंग हुई है, तो मुझे लगता है कि सभी समुदायों, क्योंकि सभी समुदायों के हित दांव पर हैं। और जैसा होता है आमतौर पर कि शहरी इलाकों में थोड़ा कम वोटिंग होती है, लेकिन जो जिस तरह की वोटिंग हुई है, काफ़ी अच्छी वोटिंग उसको कहा जा सकता है बोडो टेरिटोरियल काउंसिल के इलाके में। और उसमें क्योंकि नाम ही बोडोलैंड है और बोडो समुदाय के ज़्यादा सीटें आरक्षित हैं, और क्योंकि ओपन सीटें 5 हैं, लेकिन उसमें भी ट्राइबल कम्युनिटी के लोग चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये बात सही है कि वो एक ट्राइबल एरिया है, इंडिजीनियस कम्युनिटीज़, ख़ासतौर पर बोडो कम्युनिटी जो है उसके स्टेक्स बहुत हाई रहते हैं, और दोनों तरफ से बोडो नेता ही नेतृत्व करते हैं, उन्हीं की चर्चा ज़्यादा होती है। लेकिन चाहे वो बंगाली हों, चाहे वो ईसाई हों, चाहे वहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन हो, उनको भी दोनों ही पार्टियों की तरफ से, बीपीएफ और यूपीपीएल की तरफ से तवज्जो दी गई है। दोनों के ही मंच पर आपको मुसलमान भी, ईसाई भी, बंगाली भी, और जो जिनको टी ट्राइब कहा जाता है, उरांव हो या मुंडा हो, या सबके रिप्रेजेंटेटिव उनके मंच पर मिलते थे। तो मुझे लगता है कि अक्रॉस कम्युनिटीज़ एंड अक्रॉस रिलीजन सबके लिए ये चुनाव इम्पोर्टेंट है बोडोलैंड का। पिछली बार जो सरकार बनी थी वो गठबंधन की सरकार थी, जिसमें यूपीपीएल और बीजेपी शामिल थे। तो आपको क्या लगता है कि इस बार सत्ता में कोई अकेली सरकार आ पाएगी या दोबारा से ही गठबंधन सरकार बनेगी? देखिए, चर्चा वहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, और चर्चा ये है कि जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, वो दोनों हाथों में लड्डू रखे हुए हैं। वो हग्रामा को भी अंदर खाने थपकी दे रहे हैं, और प्रमोद बोरो के साथ तो उन्होंने 5 साल सरकार चलाई ही थी बोडोलैंड में। तो वो दोनों को बैलेंस करके रखना चाह रहे हैं, और क्योंकि विधानसभा के चुनाव बहुत दूर नहीं है, और एक तरह से विधानसभा चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। हिमंता बिस्वा शर्मा के अलावा जो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह हों या दूसरे नेता हों, उनके आसाम के दौरे शुरू हो गए हैं। और उधर कांग्रेस भी काफ़ी एक्टिव है, और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है बीजेपी के लिए कि जो पूरा बोडोलैंड का इलाका है, 5 ज़िले हैं, 20 विधानसभा सीटें हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है उनके लिए कि कोई भी पार्टी वहाँ सत्ता में आए उसमें बीजेपी की भागीदारी होनी चाहिए। उनकी ये कोशिश होगी। और इसीलिए मुझे प्रमोद बोरो के एक बहुत नज़दीकी आदमी ने ये बताया, मैंने उनसे पूछा कि हमें सुनने में आया है कि हग्रामा मोहिलारी की तरफ उनका ज़्यादा झुकाव है, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं अंदर खाने। तो उनका ये कहना था कि वो सिर्फ हग्रामा को नहीं बल्कि वो प्रमोद बोरो को भी आश्वासन दे रहे हैं कि हम लोग फिर से मिलकर सरकार बनाएंगे। और उसी तरह से हग्रामा के जो आसपास के लोग हैं उनका भी ये कहना था कि बीजेपी ये चाहती है कि हग्रामा सत्ता में आए। तो ये एक तरह का मतलब बीजेपी दोनों तरफ अपने संभावनाएं, वो अपने रास्ते खोल के रखना चाहती है। लेकिन पिछला चुनाव अगर आप देखेंगे, आपने कहा यूपीपीएल और बीजेपी ने मिलकर वहाँ पे सत्ता बनाई थी, 17 सीटें बोडो पीपल्स फ्रंट को मिली थी वहाँ पे। और जो कोकराझार के आसपास का इलाका है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है हग्रामा का, यानी कि बोडो पीपल्स फ्रंट का। वो गढ़ उनका जो है वो अभी भी मुझे इंटैक्ट नज़र आता है। हम लोग 10 दिन के करीब वहाँ घूमे, और कोकराझार ये हमारा बेस था और उसके आसपास के कई इलाकों में हम लोग गए।
तो मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि कोकराझार का पूरा इलाका, उसमें एक सीट छोड़ के 12 में से 11 सीटें हग्रामा की पार्टी ने जीती थी और वो परफॉर्मेंस वो फिर से रिपीट कर सकते हैं। और उसके अलावा जो रंगिया, उदालगुड़ी और बक्सा का जो इलाका है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग था इनके लिए, लेकिन इस बार वहाँ भी काफ़ी मेहनत हग्रामा की पार्टी ने किए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक एडवांटेज है बोडो पीपल्स फ्रंट के साथ, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर एक पार्टी को सत्ता मिलती भी है, उस सूरत में भी हो सकता है कि बीजेपी का अगर एक भी आता है, 2 भी आते हैं, 4 आते हैं, तो बीजेपी सत्ताधारी जो जिसको भी मेजॉरिटी मिलेगी उसके साथ मिलेगी और जो जीतेगा दल वो भी चाहेगा कि बीजेपी उनके साथ रहे, क्योंकि सेंटर में बीजेपी की सरकार है, स्टेट में भी फिलहाल बीजेपी की सरकार है, तो उनके साथ रहने में उनको फ़ायदा है, क्योंकि जो बोडो टेरिटोरियल काउंसिल है उसको बजट की ज़रूरत है अगर उन्हें अपने इलाके में काम करना है, और वो सेंटर और सेंटर से बजट आता है, स्टेट के रास्ते होके आता है। तो इसलिए वो चाहेंगे कि जो भी सेंटर में सरकार है वो हमेशा ये चाहते हैं कि वहाँ फ्रेंडली सरकार हो। तो उनके फ़ायदे में ये है कि फ़िलहाल वो बीजेपी के साथ जाएं। अगर अपने दम पे भी उनको समर्थन मिल जाता है तो भी वो बीजेपी को शामिल कर लें अपने साथ। आने वाले वक्त में अगर मान लीजिए राज्य में सरकार पलट जाए तब अलग बात है, तब वो भी अपनी आस्थाएं बदल सकते हैं। अब मेरा आज का आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? वोटिंग हो चुकी है और 26 तारीख को काउंटिंग है, तो हमने कोई ऐसा सर्वे तो कराया नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हम कई इलाकों में घूमें, कई ऐसे लोगों से बात हुई जो बहुत करीब से चुनाव को देख रहे थे, और उनमें प्रोफेसर्स भी हैं, उसमें पत्रकार भी हैं, उसमें नौजवान भी हैं, महिलाएं भी हैं, उसमें बंगाली भी थे, उसमें आदिवासी भी थे, उसमें बोडो भी थे, राभा भी थे। कौन जीतेगा अगर मुझसे आप साफ साफ कहने के लिए कहेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हग्रामा मोहिलारी यानी कि बोडो पीपल्स फ्रंट की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, और मेरा दाव जो है बीपीएफ पर होगा। मुझे ऐसा लगता है कि एक डिसाइसिव मैंडेट हग्रामा मोहिलारी को मिलेगा। 26 तारीख को काउंटिंग होगी, वो सबके सामने आएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो जो 20 का हाफ वे मार्क है, 40 सीटें हैं टोटल, तो वो हाफ वे मार्क जो इलेक्टेड सीटें हैं, उसके अलावा नॉमिनेटेड भी लोग होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि हग्रामा मोहिलारी काफ़ी कॉन्फिडेंट है। उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर, उनकी सभा में जिस तरह से लोग आते हैं और जिस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, और आम लोगों से जिस तरह की बात हुई हमारी, वो प्रमोद बोरो को अच्छा आदमी तो मानते हैं, लेकिन उनको वो अच्छा प्रशासक नहीं मानते हैं। और जबकि मोहिलारी के बारे में ये कहा जाता है कि वो आक्रामक ज़रूर हैं, लोग उनसे डरते हैं उनके करीब जाने में, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि बोडोलैंड के लिए वो एक बेहतर चॉइस है एक नेता के तौर पे, क्योंकि वो काफ़ी डिसाइसिव हैं, वो काफ़ी डिटरमिन्ड हैं, और उनके फैसले को कोई काट नहीं सकता है। जबकि प्रमोद बोरो के आसपास इतने सारे लोग जमा हो गए थे कि उन तक पहुंचना मुश्किल हो गया। वो एक एक्सेसिबल नेता के तौर पर सामने आए थे, लेकिन वक्त के साथ ऐसे लोगों ने उनको घेर लिया जो उनको फैसले, शायद सही फैसले नहीं लेने दे रहे थे। चलते चलते आपको बता दें कि शुक्रवार यानी 26 सितंबर को वोटों की गिनती होगी और परिणाम आपके सामने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।